नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने पीड़िता के शरीर पर आरोपी के नाम का टैटू मुकदमा दर्ज कराने में देरी को प्रमुख आधार मानते हुए ये आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सितंबर 2016 से मई 2019 तक जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन उसने इस बारे में न सिर्फ 3 साल तक चुप्पी साधी बल्कि अपने पति को भी नहीं बताई। जस्टिस रजनीश भटनागर ने आरोपी संजय को 25,000 रूपए के निजी मुचलका और इतनी ही रकम की जमानत जमा करने की शर्त पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। उन्होंने आरोपी के उन दलीलों को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने कहा कि वो पीड़िता से प्रेम करता है और दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने। आरोपी ने अपने बचाव में न्यायालय को बताया कि पीड़िता ने अपना प्यार दर्शाने के लिए अपने हाथ पर उसके नाम का टैटू बनाया और इसकी तस्वीर भी उन्हें ईमेल की जाए। इसके साथ ही कहा था कि पीड़िता ने बाद में उसे फंसाने के लिए दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराया। हालांकि पीड़िता ने न्यायालय को बताया कि आरोपी ने जबरन उससे शरीर पर अपने नाम का टैटू बनाया और उसकी अश्लील तस्वीर दिखाकर काफी लंबे समय से दुष्कर्म करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग जजमेंट के खिलाफ दायर की गई उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि असंतोष व्यक्त करने वाले प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर होना चाहिए। पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि हमने पहले के न्यायिक घोषणाओं पर विचार किया है और अपनी राय दर्ज की है कि संवैधानिक योजना विरोध प्रदर्शन और असंतोष व्यक्त करने के अधिकार के साथ आती है, लेकिन कुछ कर्तव्य के लिए बाध्यता के साथ। विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता है। कुछ सहज विरोध हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक असंतोष या विरोध के मामले में दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थान पर लगातार कब्जा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस पुष्पा वी गनेदीवाला को स्थायी न्यायाधीश नहीं बनाने के लिए की गई संशोधित सिफारिश को स्वीकार करते हुए कानून और न्याय मंत्रालय ने एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल बढ़ाया है। मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि जस्टिस गनेदीवाला 13 फरवरी से एक और वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य जारी रखेंगी। गौरतलब है कि 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के तहत आरोपी को बरी करने पर रोक लगा थी, जिसमें कहा गया था कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन टटोलने से पोक्सो एक्ट की धारा 8 के अर्थ में यौन उत्पीड़न नहीं होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के न्यायाधीश एक विवादास्पद फैसले के बाद सवालों के घेरे में आ गई थी, जिसमें वास्तविक स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना कपड़ों पर मात्र पकड़ बनाने से पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न नहीं होगा। न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने पिछले सप्ताह सत्र न्यायालय के उस आदेश को संशोधित करते हुए ये अवलोकन करते हुए अपने फैसले में एक 39 वर्षीय व्यक्ति को 12 वर्षीय लड़की को छेड़छाड़ करने और उसकी सलवार उतारने के लिए यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार न्यायाधीश ने एक पुरुष को नाबालिग लड़कियों के स्तनों को पॉक्सो अधिनियम के तहत उसके कपड़े निकाले बिना छूने के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि उसे आईपीसी की धारा 354 के कम अपराध के तहत दोषी ठहराया। इस फैसले की व्यापक निंदा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के उल्लेख पर निर्णय पर रोक लगा दी। विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 20 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट का स्थायी जज बनाने के लिए उसके द्वारा की गई सिफारिश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता विनीत गोयंका द्वारा दायर उस जनहित याचिका PIL याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सोशल मीडिया खासकर ट्विटर के माध्यम से प्रसारित होने वाले नकली समाचारों और भड़काऊ मैसेज की जांच करने के लिए तंत्र तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने प्रस्तुत किया कि याचिका में ट्विटर पर घृणित विज्ञापनों और भारत विरोधी सामग्री की स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था करने के लिए आग्रह है। याचिका में केंद्र से विज्ञापनों और भुगतान की जाने वाली सामग्री का पता लगाने के लिए केंद्र से दिशा निर्देश मांगे गए हैं, जिसमें ऐसी सामग्री हो सकती है जो घृणित, उकसाने वाली या देशद्रोही हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि इस मामले को सोशल मीडिया विनियमन की मांग करने वाली समान याचिकाओं के साथ टैग किया जाए। दलील में कहा गया है कि ऑनलाइन सामग्री की जांच करने के लिए एक तंत्र या कानून की अनुपस्थिति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और अन्य का उपयोग कुछ व्यक्तियों द्वारा भारत संघ की भावना के खिलाफ होने वाले गतिविधियों के लिए बढ़ाने और कॉल आउट करने के लिए किया जा रहा है। हम इन युक्तियों को अपनाने में आयोग के आचरण को दृढ़ता से चित्रित करते हैं और अधिकारी को परामर्श के लिए भेजा जाना चाहिए कि ऐसे मामलों का प्रबंधन कैसे किया जाए। पीठ ने कहा, अदालत ने पाया कि आयोग ने शिकायत को बंद करने के लिए खुद को और अधिक जिम्मेदारी से संचालित करना चाहिए था और अगर वो वास्तव में बयान दर्ज करना चाहता था तो उसे सूचित करना चाहिए था कि वो उनसे मिलने आएगा और बयान दर्ज करेगा, बजाय पति के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देकर कि पुलिस स्टेशन में आओ। ट्विटर ने कहा, क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि जिन कार्यों को करने के लिए निर्देशित किया गया है वे भारतीय कानून के अनुरूप है और संरक्षित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बचाव के हमारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमने उन खातों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जिनमें समाचार मीडिया संस्थाएं, पत्रकार, एक्टिविस्ट और राजनेता शामिल हैं। ऐसा करना हमें विश्वास है भारतीय कानून के तहत स्वतंत्र अभिव्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। केंद्र ने ट्विटर के इस जवाब की सराहना नहीं की और उसके ब्लॉग पोस्ट को असामान्य करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मार्च 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी एचपीसी ने संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया था कि वो देश में कोविड-19 महामारी को देखते हुए आपातकालीन पैरोल के मद्देनजर विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संबंध में कार्रवाई करे। अधिवक्ता अभिलाषा श्रावत, प्रभाष, कार्तिक मल्होत्रा और मानव नरूला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एचपीसी के तत्वाधान में डिक्लॉस्टियन प्रयास के तहत 9 जनवरी 2021 तक 5123 यूटीपी या दोषियों को अंतरिम जमानत, पैरोल, सजा की छूट जारी की गई थी। याचिका में आगे कहा गया है कि 14 जनवरी 2021 को दिल्ली में 10,026 की क्षमता वाली जेलों में 16,396 कैदी पहले से इन जेलों में थे। इसके अलावा 14 जनवरी 2021 की अंतिम एचपीसी बैठक के संबंध में जानकारी के अनुसार 2000 कैदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल में नए सेल प्रदान किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली हाई पावर्ड कमेटी एचपीसी को अंडर ट्रायल कैदियों, यूटीपी और दोषियों के टीकाकरण के लिए उचित उपाय करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। इन अंडर ट्रायल कैदियों, यूटीपी और दोषियों को 14 जनवरी 2021 को इकट्ठा किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 23 मार्च 2020 के आदेश के तहत निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के तहत इन अंडर ट्रायल कैदियों या दोषियों को अंतिम जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम तय करने का निर्देश दिया कि कैसे अंतर्विवाह से उत्पन्न होने वाले सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों को संभालना है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने उस पुलिस अधिकारी की आलोचना की जिसने एक लड़की के पिता द्वारा दर्ज की गई लापता लोगों की एफआईआर को बंद करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसे पता चल गया था कि उसने एक व्यक्ति से शादी कर ली थी और उसके साथ रह रही है। दंपति ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि जांच अधिकारी उन्हें कर्नाटक वापस आने के लिए मजबूर कर रहा है और पति के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दे रहा है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।